नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, किसी के शेयर के थ्रू आए हैं या गलती से आ गए हैं, आपको वॉच पेज पे मिल गया है, तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो यार 100% शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। जैसे ये वीडियो आपको फ्री मिल रहा है तो वैसे आप लोग भी फ्री में शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो लास्ट क्लास में हमने एजुकेशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि शिक्षा के क्या अप्रोच है, जिसमें से हमने दो अप्रोच कवर किया था। इसमें एक हमारा फिलोसफिकल अप्रोच था और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल था। इन दोनों अप्रोच को हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे, जिसके बारे में बताया था कि भाई फिलोसफी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे यूज होता है शिक्षा में, एजुकेशन में, और सेम चीज साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसी सीरीज में 5 उपागम थे, मैंने बताया था। तो आज ये तीसरा सेकंड क्लास है, जिसमें हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि चलो फिलोसफिकल जो अप्रोच था वो एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। साइकोलॉजिकल अप्रोच ये कॉन्सेप्ट लेके आया है कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। चाइल्ड की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उसकी मेंटल एबिलिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, सीधे सीधे अगर एक भाषा में कहा जाए तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है। लेकिन ये हिस्टोरिकल अप्रोच क्या करेगा, इसका क्या काम है? तो इसका ये काम है कि आप लोगों ने पेपर 2 जो आप लोगों का है, जिसमें एजुकेशनल हिस्ट्री है पूरी। तो अगर एजुकेशनल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट देखो तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारी पहली जो शिक्षा थी वो वैदिक एरा से थी, यानी वैदिक काल से। उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है वो बुद्धा काल यानी बौद्ध काल से आता है। उसके बाद ये कंटिन्यू होता है मुस्लिम एरा, उसके बाद आता है ब्रिटिश का, और उसके बाद भारत का। अब ये जो 5 एरा हमने डिवाइड किया था, तो ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो यही कहता है कि पास्ट के जो भी इवेंट हुए हैं, कौन से इवेंट जो किससे रिलेटेड हो, एजुकेशन से, यानी पास्ट के जितने भी इवेंट एजुकेशन से रिलेटेड हैं हम उनको समझेंगे, उनको क्या करेंगे, हम उनको अंडरस्टूड करेंगे, उनको समझेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे और क्या करेंगे, एक डिजाइन बनाएंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा तैयार करके हम क्या करेंगे कि उसको हम वर्तमान में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी हम अपने प्रेजेंट में, कि वो है वही चीज फिर हम सोचेंगे कि यह हमारे फ्यूचर के लिए यूजफुल है या नहीं। मतलब पास्ट की जो हमारी जितने भी इवेंट्स थे उनको हम क्या करेंगे, समझा, उसका एनालिसिस किया, उसकी एक डिजाइन बनाई, रूपरेखा तैयार किया, और उसके आधार पर एक कंक्लूजन दिया, निष्कर्ष दिया कि हाँ हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं या नहीं। तो यही काम करता है हिस्टोरिकल अप्रोच की। हमारे जो पास्ट में एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट हुए हैं, देखो पास्ट में इवेंट तो बहुत हुए हैं, पर हमारा काम क्या है कि भाई फोकस किस पे है, कि भैया एजुकेशन वाले कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो उन चीजों को हम समझें भाई कि वैदिक कालीन की जो एजुकेशन मेथड था वो अलग था, बौद्ध काल का बदल जाता है, मुस्लिम काल में चीजें और बदल जाती हैं, ब्रिटिश एरा में नई नई चीजें आ जाती हैं, और वर्तमान में नया नया कॉन्सेप्ट और ज्यादा आ रहा है। इवन आज तो टेक्नोलॉजी का अपडेट है। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लो कि ये क्लास टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, पास्ट के इवेंट्स थे जिन्होंने एजुकेशन को इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को समझने के लिए जो हम अप्रोच यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल। अब अगर इसको डिफिनेशन दिया जाए तो इस अप्रोच के द्वारा अतीत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको हम समझते हैं, यानी हमारे पास्ट की जो एजुकेशनल मेथड थे या एजुकेशनल सिस्टम था, कि पास्ट का जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, इसी को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी हम नॉलेज लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और फिर वो यूजफुल है या नहीं। मतलब अगर हम फ्यूचर में इस चीज को यूज करना चाहिए, अगर पास्ट के जो हमारे इवेंट थे, जैसी सिस्टम शिक्षा व्यवस्था थी, जैसा कॉन्सेप्ट था, तो क्या वो यूटिलाइज हो पाएगा फ्यूचर में या वर्तमान में। तो हम जिस अप्रोच का यूज करते हैं वो हमारा होता है हिस्टोरिकल अप्रोच। अब एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है कि हिस्टोरिकल अप्रोच ऐसे काम नहीं करता कि चलो हम पास्ट की घटनाओं को समझ लें। तो इसमें क्या होता है कि हम डाटा कलेक्ट करने का जो मेथड होता है, कि हमें जो एविडेंस मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके 2 प्रकार के होते हैं। यानी ये जो सोर्स
स्रोत होता है, तो दो प्रकार के स्रोतों के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और गौण। अब थोड़ा सा इनको जान लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो जो प्राइमरी सोर्स हमारे होते हैं या एविडेंस होते हैं, वो क्या होता है कि जिस इवेंट से हम डाटा ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं या जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली नहीं कनेक्ट होंगे उस घटना से या उस इवेंट से। ये डायरेक्टली कनेक्ट। और सेकेंडरी क्या होते हैं कि ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते उसी घटना से जुड़े हैं पर इनडायरेक्टली। जैसे ऐसे समझ लो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने ऊपर कोई बुक लिखी, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा, तो वो क्या हो गए, उनकी लिखी जो खुद की बुक है वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। और किसी ने उनकी बुक पढ़ के उस पर अपनी ओपिनियन दे के उनके बारे में कोई राय दिया, तो बुक दोनों क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम पे है, लेकिन जो खुद उन्होंने लिखी वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। और जो किसी और ने लिखी उनके बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी। तो यही बस ध्यान देना है कि यहाँ पे दो सोर्स होते हैं। ये था हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच। अब हिस्टोरिकल अप्रोच के बाद हम आते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच पे, तो हम बोलते हैं समाज शास्त्री उपागम। तो देखो, दर्शन क्या था, शिक्षा का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कि एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। साइको आया, यानी साइकोलॉजी, तो उसने क्या किया कि चाइल्ड सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया और कहा नहीं, शिक्षा बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एजुकेशन हम बालक के अकॉर्डिंग देंगे, स्टूडेंट या लर्नर के। हिस्टोरिकल अप्रोच ने क्या किया कि भाई अतीत की घटनाओं, जो पास्ट के इवेंट थे उनको समझा, उनके अकॉर्डिंग क्या किया, एजुकेशन के अपने कॉन्सेप्ट में सुधारने या उसको यूटिलाइज करने पे बात किया। तो अब सोचो कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या करेगा कि भाई तीन लोग तो आके अपना अपना राय दे चुके हैं। अब ये क्या करता है कि ये बालकों को समाजीकरण करना सिखाता है। ये क्या करेगा कि बालकों का सोशलाइजेशन करेगा। कि बालक क्या है कि अकेले तो आप नहीं रह सकते ना, आपको रहना एक सोसाइटी में है या एक समाज में रहना है। तो उस चीज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। ये क्या करता है कि बालकों में जो समाजीकरण होता है कि इसकी क्या है, क्वालिटीज होती हैं कि भाई एक समाज में, एक अच्छे समाज में रहने की एक अच्छे बालक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन सारे गुणों को, यानी जो आपकी क्वालिटीज हैं, इनको ये डेवलप करेगा। ये डेवलप कराएगा आपके अंदर उन सारी क्वालिटी को, जैसे मूल्य, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ठीक है, एडजस्ट करना, बहादुरी, ब्रेवरी, यानी ये जितने भी सामाजिक गुण होते हैं, यानी सोशल क्वालिटीज होनी चाहिए। उन सारे, भैया अगर आपको समाज में रहना है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। सोसाइटी के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसका आप विरोध नहीं करेंगे, तो उनका विरोध भी करना, कि अपोज भी करिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, रॉन्ग है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन जो जितने भी अच्छे नॉर्म्स हैं, कि जितने भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, एक समाज के अकॉर्डिंग, कि हाँ ये सारे अच्छे नॉर्म्स हैं, भाई आप मूल्य समझे, आप ईमानदार हो, दयालु हो, आप एडजस्ट कर लेते हैं अगर कोई चीज नहीं हो पा रही इस समय से, आप बहादुर हो, निडर हो, तो इन सारे गुणों को जो विकसित करने का काम करता है वो सोशियोलॉजिकल अप्रोच करेगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब एक व्यक्ति का विकास होगा, तो उससे क्या होगा, वो अपना भी विकास करेगा। मतलब किसी पर्सन है, हमने इसको डेवलप किया हर तरीके से, ठीक है, जब ये डेवलप होगा तो ये सोसाइटी को, यानी सोशल को, इसको भी डेवलप करेगा। तो सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी अप्रोच ये कह रहा है कि जब हम बालक का विकास करेंगे, सामाजिक गुणों का समावेशन करेंगे, यानी सोशल क्वालिटीज को, तो वो खुद तो डेवलप होगा ही, साथ में वो क्या करेगा, सोशल यानी समाज को भी, व्यक्ति और समाज दोनों को वो डेवलप करेगा। कि एक पर्सन को हम डेवलप कर रहे हैं तो वो दोनों के लिए लाभदायक होगा। अब इसके द्वारा हम और क्या कर सकते हैं, सुनो, इसके द्वारा सभ्यता, संस्कृति, इनका हम विकास करेंगे।
संरक्षण करते हैं, इनको हम हस्तांतरण करेंगे। तो अब ये क्या है कि हमारा जो कल्चर है, हम अपने कल्चर का डेवलप करेंगे इसको, इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। जैसे ऐसे समझ लो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, हम लोग होली दिवाली आज से नहीं मनाते चले आ रहे हैं, रक्षाबंधन त्योहार आज से नहीं मना रहे हैं, हजारों सालों से बनाते आ रहे हैं, कि सोचो सैकड़ों साल से चला आ रहा है, और हम ये त्योहार क्यों मनाते जा रहे हैं, क्यों बदल नहीं जाते इसको भाई हम बदल दें, नहीं बदलते ना, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, पार्ट है हमारा, हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो ये क्या है, तो हमने अपने कल्चर को, हमने अपने इसका क्या किया है, हमने इसको डेवलप किया है, इसको संरक्षण किया है, इसको बचा के रखा है, और इसका हमने क्या किया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी की भाई हमने, हमसे हमें पिता को मिला, अब हमारे द्वारा अगर भविष्य में शादी होती है तो हमारे बच्चों को मिलेगा, फिर उनके बच्चों को, यानी क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी चीजों का जो श्रेय जाता है वो जाएगा सोशियोलॉजिकल अप्रोच को। तो समझ में आया, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या करता है कि भाई हमको ये डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, हमारे समाज के अनुसार, कि क्या समाज, क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है, हमको उस तरीके से तैयार करने का जो कॉन्सेप्ट लाता है वो लाता है सोशियोलॉजी। इसीलिए जो एजुकेशन के अप्रोच हैं, जब आप लोग बीए सेकेंड ईयर या बीएड करेंगे फ्यूचर में, या एमए करते हैं शिक्षा शास्त्र, तो ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इन सारे अप्रोचेस को, इवन एक एक पेपर इन पर पर्टिकुलर एक पेपर रहेगा आपका। अब लास्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं, साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक उपागम। अब देखो, चारों को तो समझ में आ गया कि जो फिलोसफी थी वो एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, साइकोलॉजिकल था कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड या लर्नर कह दो, हिस्टोरिकल था कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखता है कि कहाँ से चला आ रहा है, आज हम उसको कैसे यूज करें। सोशियोलॉजी ये कह रहा है कि क्या व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हित है, क्या ज्यादा अच्छे गुण हैं, उनका समावेशन होना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। अब ये बताओ कि साइंटिफिक अप्रोच क्या करेगा। चार लोग तो आके अपना ज्ञान दे के गए, नहीं भाई चीजें ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो इसका ये है कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हमारा प्रेजेंट, हमारी राइटिंग भी ना, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का योगदान है, दो चीजों का, साइंस और, आज हम खासकर इस पे साइंस के ही द्वारा इसका उदय होता है। लेकिन सोचो कि हम टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि अगर हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप रह पाओगे। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट लॉकडाउन लगा था, सब परेशान थे, सब फोन पे लगे थे कि यार इंटरनेट चल जाए। मैं खुद भी परेशान था, मैं ज्यादा इसलिए परेशान था कि भाई मुझे वीडियो शूट करना था, और बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं था। खैर, अब ये क्या है कि साइंटिफिक अप्रोच कैसे यूज होता है कि जो प्रेजेंट का सिनेरियो चल रहा है, तो हम अपने डेली रूटीन में इसके आदी हो चुके हैं हर तरीके से, कुछ न कुछ है वैज्ञानिक चीजें जिनका हम पर डे यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर। ये पहले ऐसा तो नहीं था, 100-200 साल पहले, पहले तो लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे। ये क्या है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है, कूलर, फ्रिज, पंखे। तो 400 साल पहले तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट किसका दिया गया है। तो सोचो जब हमारे डेली रूटीन में ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो ये एजुकेशन में कितना करेगा। तो उसी चीज को जो समझने के लिए यूज किया जाता है, तो हम क्या करने लगे कि विज्ञान का जब हमने जोड़ा, तो विज्ञान के द्वारा हम ऑब्जर्वेशन करने लगे, हम प्रयोग करने लगे हैं। कहाँ करते हैं प्रयोग, लैब में कर रहे हैं। लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, हम नई नई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, और यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए कितना यूजफुल होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वैज्ञानिक उपागम के ही थ्रू, साइकोलॉजी में जब आप लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे, और ये जितनी भी लर्निंग की थ्योरी है सब ऑब्जर्वेशन से आई है या एक्सपेरिमेंट करके बनी है। जितनी भी लर्निंग की थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, कोहलर से लेके थॉर्नडाइक तक,
हर कोई की थ्योरी या तो किसी ने ऑब्जर्वेशन करके बनाई है या किसी ने प्रयोग किया था और सीखने का एक नया सिद्धांत दे दिया। तो ये चीज कौन कर रहा है? हमारा साइंटिफिक अप्रोच कर रहा है। अब इसका हम यूज क्यों करेंगे? तो इसका जो हम यूज करेंगे एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी जो हम साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हैं, हमारा टारगेट है कि हमारा एजुकेशन क्या हो जाए और इनहेंस हो जाए और ज्यादा डेवलप हो जाए। तो इस चीजों का जो हम यूटिलाइज करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? वो साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा। अब इसका रोल क्या हो सकता है कि भाई चलो ये तो समझ में आएगा क्यों करेंगे। तो इसका रोल क्या हो सकता है कि सबसे पहले ये लॉजिकल है, हम तर्क के द्वारा अपनी बात प्रमाणित करेंगे। कोई चीज हवा में नहीं फेंक देंगे कि जैसे है फेंको हम लपेट रहे हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम अपनी बात को प्रमाणित करते हैं तो हम तर्क देते हैं, यानी लॉजिकल है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी चीज को देखने का, वो कैसा होगा? वो साइंटिफिक होगा। कि जो हमारा चीजों को देखने का व्यू होगा, हम समझने का, अंडरस्टैंड करने का, तो हम वैज्ञानिक तरीके से उन चीजों को देखना समझना शुरू करेंगे, ना कि अपने मन के अनुसार देखने या समझने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, चीजों का मूल्यांकन करते हैं। भाई हम प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीजों को नजर रख रहे हैं, उनका हम लगातार अवलोकन कर रहे हैं, हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये कौन सा अप्रोच काम आ रहा है यहाँ पे? सारी चीजें। और इन सब चीजों से होगा क्या? एजुकेशन क्या होगा? और अच्छा होगा और ज्यादा डेवलप होगा। तो ये कह रहा है हमारा साइंटिफिक अप्रोच। इसके अलावा ये जो एजुकेशनल मेथड है उनमें सुधार करता है, उनको सुधारने की बात कर रहा है। इसके द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और टेक्नोलॉजी का डेवलप होने का सबसे अच्छा एग्जांपल देख रहे हो कि जब 2-3 साल कोविड का इतना बुरा दौर चला, कि उसमें क्या हुआ कि अगर ये सोचो कि टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद बहुत से बच्चे ऐसे थे कि पढ़ना ही भूल जाते हैं। आज के बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई 2 साल का दौर था कि यार घर में बैठे बैठे बीत गया, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और आपके पास सीमित चीजें थी। और जब सीमित चीजें होती है तो आप कितनी बार उनका यूज करेंगे? आप बोर हो जाते हो। और ये टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण क्या था कि आपकी पढ़ाई रुकी नहीं और आप पढ़ना कंटिन्यू रख पाए। तो यहाँ काम आएगा। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल में हो गया, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन देने में, तकनीकी शिक्षा में, ये हर जगह काम आएगा। कि अगर आपको चलो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन देना है तो भी वहां पे ये काम आएगा। वोकेशनल एजुकेशन में भी काम आता है, क्योंकि व्यवसाय जैसे कृषि एग्रीकल्चर हो गया। साधारण हम क्या होता था, जैसे 100-150 साल पहले जब तक ट्रैक्टर और हल उल का मतलब ज्यादा फर लगे वालों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो क्या था कि 2 बैल और लगा के हम खेत जोतना शुरू कर देते थे। लेकिन आज तकनीकी की वजह से क्या हुआ कि भाई ट्रैक्टर है, जो काम हम एक दिन में नहीं कर पाते थे वो हम 1-1.5 घंटे में कर ले जाते हैं। तो ये सारी चीज किसकी देन है? साइंटिफिक अप्रोच की। और सबसे बड़ी चीज है कि यह ह्यूमन, इनके लिए क्या यूजफुल ज्यादा है, क्या ज्यादा रियलिस्टिक है, इस पे फोकस करके शिक्षा देती है, इस पे फोकस करके चीजों का निर्माण करती है। तो इसलिए जो साइंटिफिक अप्रोच है उसका भी हम यूज करते हैं शिक्षा में एक उपागम की ओर पे। तो हमारे यहाँ 5 उपागम कवर हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम यूनिट 3 पे आ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों के एग्जाम से पहले कवर कर लूँ यूनिट 5 तक। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। देखो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब और लाइक दबा के करो यार, कोई कंजूसी ना करो, क्योंकि इन चीज़ को करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, बस थोड़ा सा डाटा जाता है, पर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।